अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन रिलेशन। ठीक है, अब अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं कि हमने डिस्कस कर लिया कि मोमेंटम क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हम इनको रिलेट करके कोई रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ पहले अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, F=ma। और ma का क्या मतलब है कि जो फोर्स है वो किसको इफ़ेक्ट कर रही है, एसेलरेशन को इफ़ेक्ट कर रही है। किस तरह से कि डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेलरेशन और ये सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। अब मैस जो है, मैस का एसेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, कि अगर मैस कम है तो एसेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मैस ज़्यादा है तो एसेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करी। अब मोमेंटम क्या है, P=mv, ये स्मॉल p है, यानी कि जो मैस है, अगर देखें मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें तो वो चीज़ आ जाती है इक्वल टू मोमेंटम। और इस केस में हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम हम प्रेजेंट करें। ठीक है, तो अगर हम इन दो का देखें तो क्या इनका कोई रिलेशन बन सकता है, तो इनका रिलेशन किस तरह से बन सकता है कि हम एक कंसीडर कर लेते हैं कोई बॉडी। ठीक है, लेट्स सपोज हम कार ही कंसीडर कर रहे हैं और हमने कहा कि इसका जो है सर्टेन मैस है। ठीक है, अभी जब मूव कर रही है तो इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, कोई ना कोई इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब वो रुकेगी, और ये जब डिस्टेंस कवर करेगी तो कोई ना कोई टाइम भी ये लेगी। और चूंकि यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मीन्स यहाँ पे एसेलरेशन जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। अब बॉडी जो है उसको जब भी हमने कोई उसमें चेंजिंग करनी होती है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये स्टार्ट होगी, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये अपनी जो है रेस्टिंग कंडीशन में आएगी, तब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे। तो अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है एक फोर्स, मैस, वेलोसिटीज का डिफरेंस एंड टाइम, और वेलोसिटी के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। अब अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ देखें तो यहाँ से एक्सेलरेशन को सेपरेट आउट करें तो क्या बन रहा है कि A = F/m। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई। और इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन को बाय डेफिनेशन देखें तो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या है कि Vf - Vi/t। सो ये हमारे पास क्या आ गए, एक्सेलरेशन आ गए। अब अगर हम इसमें मोमेंटम को देखना चाह रहे हैं तो हम मोमेंटम को बेसिकली क्यों देखना चाह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ का मैस होता है और वो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर ले बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, तो उस चीज़ का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम कह रहे हैं। अब अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ देखें तो वो क्या कहते हैं कि जो मैस है बॉडी का, उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, वेलोसिटीज का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन तो सेपरेट आउट कर लिया और हम ये देखना चाह रहे हैं चूँकि यहाँ पे हर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से इसका लीनियर मोमेंटम है, तो किस तरह हम उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट किया जाए, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आएगा Vi/t। यहाँ पे m जो है वो डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, mvf - mvi। सो अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मोमेंटम बता रही है। सो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम = F/t। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और उसका मैस है तो वो सर्टेन एक्सेलरेशन गेन करेगा, और एक्सेलरेशन मीन कि वेलोसिटीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड न्यूटन का जो लॉ है उसके साथ साथ इस बॉडी के अंदर मोमेंटम भी प्रेजेंट है। और मोमेंटम का अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या आ चुका है कि जो फोर्स अप्लाई की गई है विद इन द टाइम ड्यूरेशन t वो इक्वल आ रही है चेंज इन मोमेंटम के।
और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है न्यूटन सेकेंड लॉ की ये फॉर्म, वो मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर मोमेंटम भी उस टाइम प्रेजेंट होता है जब बॉडी के ऊपर सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा रिलायबल फॉर्म है। और इसको हम अगर लिखना चाहें चेंज के फॉर्म में तो वो क्या बन जाता है, डेल की फॉर्म आ जाती है, यानी डेल पी आ जाएगा। ये स्मॉल पी है और सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर के जो हैं वो निशान लगाने नहीं भूलने। और मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ये मार्कर से बोल्ड हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करती, बट यहाँ सब पे वेक्टर साइंस आने हैं। अब अगर हम f को भी सेपरेट आउट करना चाहें तो क्या बन रहा है, f इक्वल्स टू डेल पी ओवर टी, ठीक है। यानी कि अगर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स क्या थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है कि टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum is equal to force, या अप्लाइड फोर्स कर लें यहाँ पे जो हमने अप्लाई की है, ठीक है। दैट्स वाई इन दोनों का रिलेशन निकालना मस्त था, क्योंकि जहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है वहाँ पे वो यही चीज़ कह रहा है कि फोर्स भी है, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो अगर एक्सेलरेशन है इट मीन्स वेलोसिटीज के डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेशन आया, बॉडी का मास है तो वहाँ पे मोमेंटम भी मौजूद होगा। ये तो हमने बात कर ली हमारे टॉपिक के बारे में। अगर हम इसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करें तो एमसीक्यूज़ कहाँ से बनते हैं, हमारे पास ये जो मेन फार्मूलाज आ रहे हैं, एक तो ये कि अगर F ओवर M देखा जाए, फोर्स और मास को की रेशो डिवाइड किया जाए तो हमारे पास कौन सा फैक्टर आता है, तो वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे A इक्वल्स टू F ओवर M है तो A किसके इक्वल होता है, VF माइनस VI ओवर D, इसलिए ये F ओवर M इसके इक्वल आएगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आ रही है, अगर F क्रॉस T का रिलेशन निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन मोमेंटम के, जिसको अगेन हमने सेपरेट एफ निकाला है तो वो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पहली बात है ये तीनों फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं किसी भी वे में, या इस तरह भी हो सकता है कि तीनों पूछ के साथ एक ऑप्शन कर दी जाए ऑल ऑफ दीज, तो वो ऑल ऑफ दीज होगी। क्यों? क्योंकि इसको हर एक फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर इसका अगर हम सेकेंड एमसीक्यूज़ की बात करें कि किस तरह बन सकता है, तो वो हमें आ जाती है वैल्यू की फॉर्म में, कि आपको कोई ना कोई वैल्यू दी होती है और आपको कोई अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। जिस तरह हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि इफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, एक्ट ऑन अ बॉडी and on a car and changes its momentum from 36 kilogram meter per second to 60 kilogram meter per second. So the time will be number A 24 seconds, number B 2 seconds, number C is 12 seconds and number D is 8 second. So क्या कहा गया है कि एक फोर्स है जो कि गिवन है 12 न्यूटन की, ठीक है, बल्कि ये यहाँ पे है, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि चेंज इन मोमेंटम किस तरह है कि जो इनिशियल था वो 36 किलोग्राम था, इनिशियल 36 है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइनल आ गया हमारे पास 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमने वहाँ पे सब निकाली हुई है वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है किस तरह से कि t अगर हमें चाहिए
तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों को देखें तो हमें फाइनल दिया गया है 60, इनिशियल है 36 एंड फोर्स इज 12। 60 एंड 36 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 24। सो 24 डिवाइडेड बाय 12 इट विल बी 2 सेकेंड्स। सो बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। सो एक तो हमसे फॉर्मूला एज इट इज भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इन दोनों का मोमेंटम का और न्यूटन सेकेंड लॉ का रिलेशन निकालें तो कौन सा रिलेशन पॉसिबल है। ये तीनों रिलेशन पॉसिबल हैं तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, अगर कोई सिंगल वन दिया हो तो वो आ जाएगा, ठीक है, बट ये सब पॉसिबल है। सेकेंडली इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी वैल्यूज़ दे दी जाए, ठीक है, और आपको एक अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी हो। यहाँ पे यूँ भी हो सकता था, फोर्स दी जाती, वेलोसिटीज़ का डिफरेंस दिया जाता, टाइम दिया जाता, मास फाइंड आउट करना होता, वो भी आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फोर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकती है कि चेंज इन मोमेंटम इतना है, टाइम इतना है, तो फोर्स कितनी होगी। और थर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है वो ये है कि टाइम फाइंड आउट करना है जबकि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम हमें गिवन है। सो इस तरह से हमारे MCQs आ सकते हैं।